हेलो स्टूडेंट्स, 360 डिग्री एमसीक्यू के सीरीज़ में आपका स्वागत है। पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं और इतिहास पोर्शन हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। थोड़ा बहुत ही बाकी है और आज जो टॉपिक है वो बिरसा मुंडा का उलगुलान विद्रोह। विद्रोह का बहुत सारा टॉपिक हो चुका है। बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है इसको आज हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसके बाद और भी बहुत सारे विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो 100वां नंबर क्वेश्चन, बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है उलगुलान। उलगुलान आंदोलन भी कहते हैं इसको। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम उलगुलान आंदोलन था। यह आंदोलन 1895 ईस्वी में हुआ। बिरसा मुंडा आंदोलन का अन्य नाम मुंडा विद्रोह भी है। इस आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप सुधारवादी था, यद्यपि यह आंदोलन राजनैतिक, धार्मिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से भी प्रेरित था। 1895 से 1900 ईस्वी में हुए मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह या महान हलचल। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत कब घोषित किया? तो इसका सही आंसर है ए 1895 ईस्वी में। बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत 1895 ईस्वी में घोषित किया और इस बात का प्रचार किया कि सिंगबोंगा द्वारा उन्हें किसी भी रोग को ठीक करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान की गई है। इस प्रकार प्रारंभ में इस विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य सिंगबोंगा देवता की आराधना एवं उनके प्रति समर्पण के रूप में एकेश्वरवाद का विकास था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे? तो कारण बताइए। पहला है राजस्व दर ऊंचा होना। हाँ। ईसाई मिशनरियों की दोषपूर्ण नीति, बिल्कुल। जमींदारों व साहूकारों का शोषण नीति, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। बिरसा मुंडा आंदोलन 1895 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आरंभ हुआ, जो राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। इस आंदोलन के मुख्य कारण निम्नलिखित थे: खूंटकट्टी व्यवस्था के समाप्त होने से उत्पन्न बेरोजगारी, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण एवं छूटे आश्वासन, आदिवासी अधिकारों की रक्षा में अदालतों की विफलता, छोटा नागपुर वन संरक्षण सुरक्षा कानून 1894 के तहत वनों में आदिवासी क्रियाकलापों पर प्रतिबंध लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? सही आंसर है बी, खूंटी। इस विद्रोह का स्वरूप आरंभ में सुधारवादी था तथा इसका मुख्यालय खूंटी था। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया तथा 6000 मुंडाओं को एकत्रित किया तथा अपना उद्देश्य निम्न बताया। पहला कि अंग्रेजी राज्य का दमन करना है, छोटा नागपुर सहित अन्य क्षेत्र से दीकुओं को भगाना है, स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कटोंग बाबा कटोंग किस विद्रोह के गीत थे? तो इसका सही आंसर है मुंडा विद्रोह का। जेल से छूटने के बाद बिरसा मुंडा आक्रामक हो गए। पहली बार जब उनको जेल में ले जाया गया तब उनका कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो अपने समाज में सुधार कर रहे थे। सुधारवादी नीति था कि हड़िया मत पियो, धर्म का काम करो, साफ सुथरा रहो, इस टाइप का। फिर भी अंग्रेज उनको पकड़ करके ले गए। अब वो जब छूट करके आए तब वो फिर बोले कि अब हम लड़ेंगे। ठीक है, तो वो थोड़े आक्रामक हो गए, यानी कि हिंसक हो गए। इन्होंने कटोंग बाबा कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, रारी कटोंग कटोंग अर्थात काटो बाबा काटो, यूरोपियों को काटो, दूसरी जातियों को काटो, काटो बाबा काटो विद्रोही गीत लिखा और भावी विद्रोह के लिए गया मुंडा को सेनापति, दोनका मुंडा को राजनीतिक शाखा प्रमुख एवं सोमा मुंडा को धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख नियुक्त किया। ठीक है, सबका नाम याद कर लीजिएगा, उनका पद भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा। निम्न में से कौन सा विद्रोह मुख्यतः मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की व्यवस्था, खूंटकट्टी को समाप्त कर बैठ बेगारी प्रथा द्वारा उनका शोषण किए जाने के खिलाफ संगठित हुआ? तो इसका सही आंसर है बी, मुंडा विद्रोह। ठीक है, बिरसा मुंडा ने सर्वप्रथम वन विभाग द्वारा ग्राम की बंजर जमीनों को अधिग्रहित करने के खिलाफ 1893-94 में आंदोलन चलाया। इनकी संदिग्ध गतिविधि को देखते हुए 24 अगस्त 1895 को अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। बिरसा की गिरफ्तारी GR के मेयर्स ने की थी। देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पहली बार उनको कौन गिरफ्तार करके ले गया था? तो GR के मेयर्स। केवल मेयर्स भी याद रखिएगा तो टिक लग जाएगा। तथा बिरसा को 2 वर्ष कारावास एवं 50 रुपये का जुर्माना राशि लगाया गया था, लेकिन बेचारे के पास 50 रुपया था नहीं, तो 6 महीना उनका अतिरिक्त कारावास को बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो यही उनका दंड था। परंतु ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर 30 नवंबर 1897 को इन्हें कैद से मुक्त कर दिया गया। ऐसे कैदियों को छोड़ा जा रहा था जिनका कोई ज़्यादा बड़ा गलती ना हो, छोटे मोटे चोर चक्के हों या छोटा बहुत गलती करके बैठे हो, तो हीरक जयंती पर क्या किया गया था? इन लोगों को आज़ाद किया गया था। उसी में एक थे
बिरसा मुंडा को भी उसी टाइम रिहाई दे दिया गया था, क्योंकि इनका कोई बड़ा गलती तो था नहीं, अपने समाज में सुधार कर रहे थे, फिर भी अंग्रेज उठा के लेके चले गए थे। तो ये एक ऐसे कैटेगरी में आते थे जो कोई बड़ा विद्रोह नहीं करके गए थे, या कोई बड़ा कारण नहीं था, किसी को मार के हत्या करके नहीं गए थे, तो इनको रिहाई मिल गया था। ठीक है। बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया था? तो डोम्बारी बुरू में लिया गया था। बिरसा मुंडा द्वारा 25 दिसंबर 1899 को अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय डोम्बारी बुरू में लिया गया था। बिरसा के विद्रोहियों ने 1900 ईस्वी में डोम्बारी बुरू सैल रकब पहाड़ी पर स्थित पुलिस पर हमला कर दिया, परंतु अंग्रेजी फारबेस व स्ट्रीटफील्ड के नेतृत्व में पुलिस ने विद्रोहियों पर जलियांवाला बाग के तर्ज पर भयंकर गोलीबारी की एवं विद्रोहियों को पराजित किया। सोचिए कि इस समय अभी तक जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं हुआ है, लेकिन अंग्रेज लोग के सोचिए हैबिट में तब से ही आ गया था। जब यहाँ झारखंड में गोली चला जलियांवाला बाग की तरह, क्योंकि ये तो घटना बाद में हुआ और ये बिरसा मुंडा का जो घटना वो पहले हो गया है, तब लोग नहीं बोले, इसीलिए धीरे धीरे ये क्या हो गया, आगे बढ़ गया। झारखंड उस समय कभी भी लाइमलाइट में नहीं था, तो जब यहाँ गोली चला तो लोग चुप रह गए, तो ये चुप रहने का तो सज़ा मिलता ही है। तो आगे चल करके फिर एक जगह अंग्रेज गोली चलाए और कोई कुछ नहीं बोला, तो आगे चल के इनका हैबिट हो गया। इसलिए 1919 में जब अमृतसर में गोली चला तब जा कर के बवाल मचा। और सोचिए कि जब जलियांवाला बाग में उतनी सारी कमेटियाँ बनी और सब कुछ हुआ, तब धीरे धीरे ये चीज़ रुका ना, क्योंकि लोग उसके विरोध में बोले, लेकिन जब यहाँ हुआ तो कोई कुछ नहीं बोला। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। पहला कथन, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर बिरसा कारागार जेल में रखा गया, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। ठीक है, तो ये ठीक है। दूसरा है, बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा एवं भगवान कहती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक असफल आंदोलन था। बिल्कुल नहीं, इस आंदोलन को हम लोग बिल्कुल भी असफल आंदोलन नहीं कहते, ये सफल आंदोलन था। तो ये गलत हुआ, क्योंकि वो अपने लोगों का ज़मीन जो जा रहा था वो बचाना चाहते थे और इसका इम्पैक्ट दिखा। CNT रूल आया। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उली हाथी में हुआ था। इन्होंने उलगुलान विद्रोह की शुरुआत 1895 ईस्वी में किया था, जिन्हें 1900 में गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार में रखा गया था, जहां इनकी मृत्यु 9 जून 1900 को हैजा के कारण हुई थी। भगवान बिरसा मुंडा को आम जनजाति धरती आबा कहा करते थे। इनका यह आंदोलन एक सफल आंदोलन था। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1908 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया। ठीक है, और इनकी मृत्यु भी बोलते हैं कि हैजा से हुई थी, इसका भी कोई बड़ा साक्ष्य नहीं है। अंग्रेजों ने कह दिया और उस समय मानने के अलावा और कोई हम लोग के पास चारा नहीं था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि उनकी मृत्यु हैजा से ही हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी कथन सही है उसको टिक लगाएंगे। पहला है, 25 दिसंबर 1899 को क्रिसमस के दिन बिरसा के अनुयायियों ने ईसाइयों के चर्च पर हमला कर दिया तथा एक बड़े नरसंहार को संपन्न कर हाहाकार मचा दिया। ठीक है, इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पर 1000 रुपये के इनाम की घोषणा की। नहीं, देखिए हर बार गड़बड़ होता है, और ना ही 5000। कोई कोई बुक में या फिर कोई सॉल्यूशन बुक में 5000 भी लिख दिया है, लेकिन नहीं, याद रखिएगा सिर्फ 500 रुपये था। ठीक है, 500 रुपये का इनाम राशि पर घोषणा किया गया था। इनाम के लालच में 3 फरवरी 1900 को बंदगांव के जगमोहन सिंह के एक आदमी वीर सिंह महली ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। तो ये आदमी बहुत बदमाश था, ये गिरफ्तार करवा दिया, लेकिन ये जो अमाउंट था इसकी वजह से हम लोग स्टेटमेंट को काट के चलेंगे, है ना। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार बिरसा कारागार जेल में रखा गया, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। तो ये कथन ठीक है। बिरसा मुंडा को आम जनजातियां धरती आबा एवं भगवान कहती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था। बिल्कुल ठीक है। तो एक स्टेटमेंट हम लोग का गलत हुआ था ना, दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ था, तो हम लोग कहेंगे बी। ठीक है, बिरसा मुंडा उलगुलान के समय 25 दिसंबर 1899 को क्रिसमस के दिन ईसाइयों के चर्च पर हमला कर दिया तथा बड़े स्तर पर नरसंहार किया गया। इस घटना के बाद अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा पर 500 रुपये इनाम की घोषणा की। इस इनाम के लालच में बंदगांव के जगमोहन सिंह, नाम याद रखिएगा, इसका नाम बहुत है, जगमोहन सिंह के एक आदमी वीर सिंह महली, मतलब ये जगमोहन सिंह जमींदार था, इसका ये आदमी था वीर सिंह महली। इसने 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करवा दिया। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार में रखा गया, जहां इनकी मृत्यु हैजा के कारण 9 जून 1900 को हो गई। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के निधन के बाद किया गया परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन हुआ? तो पहला है 1903 में गुमला को एवं 1902 में खूंटी को अलग अनुमंडल बनाया गया। देखिए समय का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, 1903 गुमला नहीं खूंटी और 1902 गुमला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, उल्टा दिया हुआ है। 1908 में आदिवासी हितों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, जो 11 नवंबर 1908 से प्रारंभ हुआ। ये ठीक है, और हम लोग भी अब सीएनटी पढ़ने जा रहे हैं। अगला वीडियो आपका सीएनटी का आएगा। इस क्षेत्र में बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई, तो ये ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सी सही है। दो और तीसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। बिरसा मुंडा के उलगुलान के परिणाम स्वरूप उनके मृत्यु के बाद 1902 में गुमला, याद रखिए 2 में गुमला एवं 1903 में खूंटी को अनुमंडल बनाया गया। 1908 में आदिवासी हित की रक्षा के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी कि सीएनटी लागू किया गया, जो 11 नवंबर 1908 को प्रारंभ हुआ। साथ ही इसमें बेगारी प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की गई, मतलब कि बेगारी नहीं कराना है, जिससे काम कराना है उसको उसका तनख्वाह देना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? छोटानागपुर के समकालीन कमिश्नर फोर्ब्स ने मुंडा विद्रोह को 3 दशक के कुशासन का परिणाम माना था। बिल्कुल। और ये जो सर्वे हुआ था उसमें भी फोर्ब्स का नाम पढ़िएगा आप सीएनटी में, ठीक है। बिरसा मुंडा के गौरवशाली इतिहास को प्रकाश में लाने का श्रेय कुमार सुरेश सिंह को जाता है। इनकी पुस्तक बिरसा मुंडा और उनका आंदोलन है, तो सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग महाश्वेता देवी के बारे में भी पढ़ते हैं। सत्य कथन चुनिए। महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित आरण्यक अधिकार नामक एक ऐतिहासिक उपन्यास 1950 में लिखा था। देखिए ईस्वी गलत है, 1975 में लिखा था, इसलिए हम लोग इसको काट रहे हैं, बाकी कुछ गलत नहीं है। महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित आरण्यक अधिकार नाम का ऐतिहासिक उपन्यास लिखा था, ठीक है। और आपको हंसी के बाद पता चलेगा कि आरण्यक अधिकार से पहले बिरसा मुंडा को वो ख्याति नहीं प्राप्त था जो ये बुक आने के बाद हुआ। यानी कि आप कभी कभी कोई चीज़ को देखिएगा ना कि आप उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे थे, लेकिन वो मूवी कोई बन जाए, कोई किताब छप जाए, उसके बाद वो चीज़ चर्चा का विषय बन जाती है, तब असलियत में लोगों को उसका जो वैल्यू था ना वो समझ में आता है। तो ये किताब भी वही है। मतलब कि अगर हम लोग कहें कि बिरसा मुंडा को सही इज्जत दिलाने का कोई काम किया था तो आरण्यक अधिकार 1975 में, सोच के देखिए 1975 कहाँ, और 1875 में बेचारे पैदा हुए, 1900 में मर गए, और 1900 में मर गए, 1975 में जाकर के इनकी कहानी एकदम क्या कहे कि बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है। तो उस समय बुक आया और वो बुक ही इनको पॉपुलर किया। सोचिए काम बेचारे बहुत पहले ही करके चले गए थे। अगला है, बिरसा मुंडा के द्वारा प्रचलित किया गया धर्म बिरसाई धर्म कहलाता है, जिसमें हिंदू धर्म के तत्वों का मिश्रण है। तो हिंदू धर्म का नहीं, हिंदू धर्म भी था और ईसाई धर्म भी था, दोनों के लोगों को इनको अपना अनुयायी बनाना था। देखिए चीज़ों को हमेशा समझ के चलेगा तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा को जो भी आदिवासी ईसाई धर्म अपना लिए थे उनको भी वापस लाना था। तो अगर उनका जो नया धर्म है उसमें कुछ अंश उसका होगा तो लोग वहाँ से जल्दी जुड़ेंगे, और हिंदू धर्म तो हमेशा से इस एरिया में ज़्यादा रहा है, तो वो भी अगर उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन रहेगा तो उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने में आसानी होगा। तो ये दोनों चीज़ उसमें होना चाहिए। महाश्वेता देवी ने 1975 में बिरसा मुंडा के जीवन पर आरण्यक अधिकार नामक उपन्यास लिखी थी। देखिए समय 1975, मन में याद कर लीजिए कि इनके जन्म से 100 साल बाद, क्योंकि जन्म तो 1875 में हुआ बिरसा मुंडा जी का, और 1975 में बुक आया इनका। ऐसे कोड करके याद कर लीजिएगा, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। बिरसा मुंडा के द्वारा प्रचलित किया गया धर्म बिरसाई धर्म कहलाता है, जिसमें हिंदू एवं ईसाई धर्म के तत्वों का मिश्रण था। क्या क्या था? हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। अगला चलेंगे टाना भगत आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट आंदोलन, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कभी भी इसको छोड़ता नहीं है। टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1914 में। टाना भगत आंदोलन जतरा भगत के नेतृत्व में आरंभ चिंगरी नवाटोली गुमला से 21 अप्रैल 1914 में हुआ। जतरा भगत का जन्म 1888 में गुमला जिले के विशुनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली गांव से हुआ था। टाना का शाब्दिक अर्थ होता है टानना या खींचना। दरअसल टाना भगत आंदोलन के द्वारा भगत लोग उरांव समाज से दूर गए लोगों को टान कर या खींच कर उन्हें कुडुख समाज में वापस लाना चाहते थे। इसी कारण इस आंदोलन का नाम टाना भगत आंदोलन पड़ा। यह विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन था, ठीक है। तब भी सोचिए कि इसके जो पहले नेता थे जतरा भगत या जतरा उरांव,
उनको जेल में भर ही दिया था ये अंग्रेज लोग, जबकि बेचारे अपने समाज के लिए सुधारवादी काम ही कर रहे थे, लेकिन इसको जेल में ले जाके बंद कर दिया। लगभग 1.5 से 2 साल उनको जेल में रखा, और जेल से जब छोड़ा तो वो 2 महीने में ही बाहर निकल के मर गए, क्योंकि कहा जाता है कि जेल के अंदर उनको बहुत प्रताड़ना मिला था, जिसके चलते वो बहुत तो क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे। जेल से बाहर जतरा उरांव जब निकले, जतरा भगत, तो वो 2 महीने में मर गए, ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये अंग्रेज लोग बड़ी बुरे इंसान थे। जो आदमी अपने समाज में भी सुधार कर रहा है, लोगों को सही रास्ता दिखा रहा है, तो अंग्रेज लोग क्या करते थे कि उनका तो काम नहीं हो सकता था, तो वो क्या करते थे, उसको जेल में ले जाके बंद कर देते थे। ठीक है। टाना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था? तो हम लोग हमेशा धार्मिक एवं राजनीतिक दोनों पढ़ते हैं। ठीक है। इस आंदोलन का आरंभ एक सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन के रूप में हुआ। इस आंदोलन में निम्न तत्वों पर बल दिया गया: एकेश्वरवाद पर बल, मांस मंदिरा का त्याग कीजिए, आदिवासी नृत्य पर पाबंदी लगा, झूम खेती का समर्थन किया गया। ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया? तो ये था टाना भगत आंदोलन। सबसे बड़ा प्रकृति इनका यही था आंदोलन का कि हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है। टाना भगत आंदोलन में अहिंसा को संघर्ष के अमोघ अस्त्र के रूप में स्वीकार किया गया। अगला है, टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में नहीं हुआ? तो नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं पूछ रहा, नहीं हुआ, तो हजारीबाग में नहीं हुआ। गुमला, रांची, लोहरदगा स्थानों में टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ। हजारीबाग इस आंदोलन से अछूता रहा। ठीक है। अगला है, मांडर क्षेत्र में टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। और भी हैं, सबका नाम आप यहाँ कॉलम में दिया हुआ है, सबको एक बार में याद कर लीजिए। मांडर पूछे तो सीबू भगत, घाघरा बलराम भगत, बिशुनपुर भिखू भगत, और सिसई में देवमान्या भगत। ये एकमात्र महिला टाना भगत है, इनको तो एकदम याद ही कर लीजिए, छोड़िएगा नहीं। सिसई क्षेत्र में देवमान्या भगत नेतृत्व दिए थे, और वो एकमात्र महिला टाना भगत थी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? टिक लगाइए। पहला कहता है कि इस आंदोलन का उद्देश्य स्वशासन की स्थापना था, जबकि इसका मुख्य कारण दीकू समाज द्वारा किया जाने वाला शोषण था। ठीक है। टाना भक्तों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी के प्रयोग को अपनाया। हाँ, ठीक है। अगला है कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने गांधी जी को 600 रुपए की थैली भेंट की थी, नहीं 400 रुपए की थैली भेंट की थी, 400 याद रखिएगा। ठीक है। गांधी जी ने भी कहा, टाना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी हैं। गांधी जी भी इन लोगों को बहुत ठगे हैं, लेकिन नहीं, मजाक में बोल दिए। टाना भगत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य स्वशासन की स्थापना तथा दीकू समाज द्वारा आदिवासियों पर शोषण को रोकना था। टाना भक्तों ने महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन 1921 में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी का प्रयोग करना आरंभ किया, जो अभी भी जारी है। 1940 के कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने गांधी जी को 400 रुपए की थैली भेंट की। गांधी जी भी टाना भक्तों के संदर्भ में कहा था कि टाना भगत हमारे सर्वाधिक प्रिय अनुयायी हैं। देखिए, इन लोगों को लड़ने से मना किया, शांति रह गए बेचारे लोग, आज तक शांति से अपना मांग कर रहे हो, कोई नहीं सुनता है इन लोगों की बात। इससे कहीं कहीं तो क्रांति जरूरी है, इसीलिए बोले कि गांधी जी इन लोगों को ठगे बहुत हैं, क्योंकि शांति से तो गांधी जी भी आज़ादी नहीं ला पाए। लास्ट में 1942 में तो वो भी हाथ पैर छोड़ दिए कि हाँ अब जाओ, जिसको हिंसा हिंसा करना अपना अपना देख लो सब। तो गांधी जी भी उस समय बोल दिए कि हम नहीं बोलेंगे पब्लिक को कि तुम लोग अहिंसा रखो या कहीं पे लड़ाई झगड़ा कम करो, ऐसा तो वो डायरेक्ट मना कर दिए थे। तो फिर टाना भगत लोगों को बेवकूफ़ी बनाया ना पूरा ज़िंदगी। बेचारे अभी लोग भी अभी भी अपनी ज़मीन को मांगने के लिए घूमते रहते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है इन लोग का। टाना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। टाना भक्तों ने 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, साथ ही चरखा एवं खादी के प्रयोग को अपनाया तथा 1948 ईस्वी में रांची जिला टाना भगत पुनर्वास परिषद अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। जमीन वापसी के लिए इन लोगों के लिए परिषद बना था। 1857 का विद्रोह एवं झारखंड, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? तो हम लोग सब जानते हैं 32वें। अब हम लोग 1857 का जो क्रांति था, देवघर से शुरू हुआ, हजारीबाग, रामगढ़, फिर रांची, उधर चतरा चला जाएंगे, उधर सिंहभूम चले जाएंगे, सब तरफ जो भी हुआ उसको अब पढ़िएगा। ठीक है। 1857 का विद्रोह झारखंड में देवघर के रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को प्रारंभ हुआ। यहाँ स्थित 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर विद्रोह का शुरुआत किया। इस समय 32वीं रेजिमेंट के प्रमुख मैकडोनाल्ड थे। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान हुआ 1857 का विद्रोह
भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। कितना कुछ बता दिया है लाइन। एकदम याद रखिए कि जब 1857 का युद्ध हुआ तो लॉर्ड कैनिंग हमारे यहाँ गवर्नर जनरल थे। लेस्ली यहीं मारा गया था। मैकडोनाल्ड भागने में सफल हो गया था। ठीक है, अब यहाँ से मिलान कीजिए। मिलान याद है तो कीजिए, नहीं तो यहाँ से कॉलम से याद कीजिए। रोहिणी गांव देवघर से स्टार्ट हुआ। 12 जून 1857 32वीं सैन्य रेजिमेंट के सैनिकों ने शुरू किया था। सिंहभूम में 3 सितंबर 1857 अर्जुन सिंह के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लंबा चौड़ा स्टोरी है इनका, बहुत मेहनत किए बेचारे। ठीक है, इसके अलावा रामनाथ सिंह और भगवान सिंह। हजारीबाग क्षेत्र में 30 जुलाई को 1857 को विद्रोह शुरू हुआ। सुरेंद्र शाही के नेतृत्व में हुआ था। यही हजारीबाग जेल में बंद थे। ये कहाँ के थे? संबलपुर के थे ना। संबलपुर के नेता थे और इन्हीं को जेल से छुड़ा के यहाँ का युद्ध शुरू हुआ था। रांची है 2 अगस्त 1857 ठाकुर विश्वनाथ सहदेव पांडे गणपत राय। बहुत मेहनत किए ये लोग भी। ठीक है, सबके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। रोहिणी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ था? बसा हुआ था क्या, आज भी बसा हुआ है? तो अजय। रोहिणी गांव अजय नदी के तट पर बसा हुआ है। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना काल 1757 ईस्वी को माना जाता है। अब बताइए क्यों माना जाता है? पलासी का युद्ध हुआ था 1757। ठीक है, 1764 में बक्सर हुआ था। तो ऐसे तो 1757 से ही ये लोग यहाँ पे जीतना शुरू कर दिए थे, तो मान लेते हैं कि इसी समय से ये लोग का राज्य शुरू हो गया था यहाँ से। इसके ठीक 100 वर्ष के बाद 1857 में कंपनी के राजनीतिक निर्णयों, आर्थिक शोषण का दुष्चक्र, सामाजिक विधानों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप एक महान विद्रोह 1857 में हुआ। यानी कि 100 साल के बाद लोगों को अब लगा कि अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जिसका झारखंड पर भी व्यापक प्रभाव देखने को मिला। तो 1857 का युद्ध झारखंड में भी देखने को मिलेगा। 122 नंबर क्वेश्चन, देवघर स्थित निम्न में से किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे? यानी कि बम बनाया जाता था वहाँ पर और क्रांतिकारी लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था। तो ये था सिलेर बाड़ी। देवघर स्थित सिलेर बाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगियों को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे। 1915 ईस्वी में देवघर के सिलेर बाड़ी नामक मकान में बम बनाने की सामग्रियां प्राप्त की गई थी। ठीक है, फिर से मिलान कीजिए कौन कहाँ जाएगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग चलेंगे। तो यहाँ जो एक दो ठो याद है उसको लगा देते हैं। ठीक, ठीक है। चतरा अर्जुन सिंह नहीं जा सकते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, सिंहभूम जाएंगे अर्जुन सिंह। हजारीबाग कौन जाएगा? कोई मत जाओ, चलो हम लोग पढ़ ही लेते हैं डायरेक्ट। रांची ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, हजारीबाग सुरेंद्र शाही, अभी बोले थे इन्हीं को छुड़ाया गया था वहां से। सिंहभूम अर्जुन सिंह और चतरा नादिर अली। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी नंबर बोलता है सही है, दूसरा तीसरा चौथा, लेकिन हम लोग अपने पढ़ेंगे। पहला है कि संथाल परगना इस विद्रोह से अछूता रहा। कैसे अछूता रहेगा? ये जो देवघर है कहाँ है? देवघर कहाँ है? संथाल परगना में है। तो संथाल परगना कैसे अछूता रहेगा? ये स्टार्ट तो वहीं से हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग का गड़बड़ हो गया। दूसरा, रोहिणी गांव अजय नदी के किनारे पे, बिल्कुल सही। तीसरा, विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था, हाँ था। विद्रोह के बाद 32वीं स्थल सेना रेजिमेंट का मुख्यालय रोहिणी गांव से हटाकर भागलपुर कर दिया गया। हाँ, ये भी होगा था। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि सही में दूसरा तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। 1857 का विद्रोह के जो शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को संथाल परगना में देवघर के रोहिणी ग्राम से 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों ने किया था। यह रोहिणी ग्राम अजय नदी के किनारे स्थित है। इस रेजिमेंट के मुख्यालय विद्रोह के बाद रोहिणी ग्राम से हटाकर भागलपुर कर दिया गया। इस विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय रांची था। कहाँ था? रांची था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, पलामू में इस विद्रोह के नायक चेरो समाज के नीलांबर पीताम्बर बंधु थे। इन्हें 28 मार्च 1859 को गिरफ्तार कर लेस्लीगंज में बरगद के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई। पूरा का पूरा स्टेटमेंट सही है, छोड़ करके बरगद का पेड़। ठीक है, ये बरगद का पेड़ को आम का पेड़ कर दीजिए और पूरा स्टेटमेंट सही कर लीजिए। पलामू में इस विद्रोह के नायक चेरो समाज के नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई थे। 28 मार्च 1959 को गिरफ्तार हुए। सोचिए, 1857 का विद्रोह के बाद 2 साल लोग बढ़िया छुप करके अपना काम करते रह गए। तो बहादुर तो दोनों थे कि पेड़ के नीचे फांसी दी गई, आम के पेड़ के नीचे फांसी दी गई। तो बस एक के चलते हम स्टेटमेंट को कट कर देंगे ना।
सिंभू में 1857 का विद्रोह पोरहाट के राजा अर्जुन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। हाँ, ये ठीक है। अंग्रेजों ने अर्जुन सिंह के ऊपर 1,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी। ठीक है। इन्हें 400 रुपये मासिक पेंशन देकर बनारस भेज दिया गया था। ये भी ठीक है। ठीक है। सी नंबर 2, 3, 4 सही है। सही है पूछा था ना? हाँ, सही पूछा था। पलामू में इस विद्रोह के नायक चेरो समाज के नीलांबर पीतांबर बंधु थे। उन्हें 28 मार्च 1859 को गिरफ्तार कर लेस्लीगंज में आम के पेड़ के नीचे फांसी दे दी गई थी। पता है, पेड़ बड़ी आपको परेशान करेगा। कहाँ आम का पेड़ था, कहाँ बरगद का पेड़ था, कहाँ कदम का पेड़ था। ये पेड़ आपको सच में हमेशा बहुत परेशान करेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी सही होगा उसको हम लोग टिक लगाएंगे। उपयुक्त सभी कथन सही है, याद करते चलिए। पहला, रांची में ठाकुर विश्वनाथ साहदेव ने मुक्ति वाहिनी सेना का गठन किया था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। दूसरा, पांडे गणपत राय को इस सेना का सेनापति नियुक्त किया गया था। ठीक है। सेना के गठन में शेख भिखारी की भी अहम भूमिका थी। ये भी ठीक है। अंग्रेजों के दमन के पश्चात विश्वनाथ साहदेव एवं गणपत राय लोहरदग्गा के जंगलों में छिपकर छापामार युद्ध करते रहे। ठीक है। विश्वनाथ दुबे एवं महेश नारायण शाही की दगाबाजी के कारण अंग्रेज मेजर नेसन ने, पहले तो ये जरूर याद कर लीजिएगा, नेसन का नाम याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कोई साल में कि कौन था, तो नेसन था। ने लोहरदग्गा के ककरंग घाट जंगल से 30 मार्च 1857 को विश्वनाथ साहदेव एवं गणपत राय को गिरफ्तार कर लिया। तो सारा का सारा कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़ा जाए। रांची जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पर स्थित कदम पेड़ के नीचे 16 अप्रैल 1858 को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर गणपत राय को और 21 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को फांसी दी गई। देखिए, दिन तारीख तो सब सही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा कदम का पेड़ गड़बड़ होगा, तो हम लोग देख लेते हैं नीचे कौन सा पेड़ था भाई। तो कदम का पेड़ ही बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए। अगर गलत भी बोल रहा है तो हम तो इसको सही करके चलेंगे। ठीक है। रामगढ़ में इस विद्रोह का नेतृत्व टिकैत उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी ने किया था। बिल्कुल सही। जाकर के लोग चुट्टूपालू घाटी भी घेरे थे, परंतु चुट्टूपालू घाटी एवं और मांझी में संघर्ष के बाद 6 जनवरी 1858 को ये दोनों गिरफ्तार हुए, जिसके बाद 8 जनवरी 1858 को इन्हें चुट्टूपालू घाटी में फांसी दे दी गई। तीनों के तीनों कथन सही है। किताब के हिसाब से सी सही है, 2 और 3, लेकिन पहला स्टेटमेंट भी सही था। ठीक है। पूरा पढ़िए। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व रांची के ठाकुर विश्वनाथ साहदेव तथा गणपत राय ने किया। ठाकुर विश्वनाथ साहदेव को 16 अप्रैल 1858 को तथा गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को कमिश्नर डाल्टन के आदेश पर, क्योंकि उस समय रांची में डाल्टन ही था ना उपायुक्त, रांची जिला स्कूल के प्रवेश द्वार पर स्थित कदम पेड़ के नीचे फांसी दी गई थी। तो पेड़ भी सही था, तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इस विद्रोह का नेतृत्व रामगढ़ से टिकैत उमराव सिंह एवं उनके दीवान शेख भिखारी सिंह ने किया था। चुट्टूपालू घाटी में इनका संघर्ष अंग्रेजों के साथ हुआ। 6 जनवरी 1858 को इन्हें गिरफ्तार कर 8 जनवरी 1858 को चुट्टूपालू घाटी में ही इनको फांसी दे दी गई। यानी कि बोलिए कोई कार्यवाही नहीं हुआ, कोई केस नहीं चला, पकड़े और फांसी दे दिए। ठीक है। ये है अंग्रेज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 128 नंबर क्वेश्चन। चतरा में इस विद्रोह के नायक जयमंगल पांडे एवं नादिर अली को फांसी दे दिया गया। बिल्कुल सही। जयमंगल पांडे रामगढ़ बटालियन से जुड़े सैनिक थे और इनके निर्देश में डोरंडा में सैनिक विद्रोह हो चुका था। सही है। 2 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे एवं नादिर अली के सैनिकों तथा अंग्रेज मेजर इंग्लिश के बीच चतरा में युद्ध हुआ था। तो देखिए, सारा का सारा स्टेटमेंट जो है अभी तक तो तीनों सही है। ठीक है। चौथा देखेंगे, जिसमें पराजित होने के बाद 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पांसीहरी तालाब के पास बरगद वृक्ष से लटका कर इन दोनों को फांसी दे दी गई। फिर आपका जान लिया पेड़ बरगद नहीं था, ये भी आम का पेड़ था। ठीक है। तो यही आपका यहाँ गड़बड़ था, इसलिए ये पूरा स्टेटमेंट गलत, नहीं तो बाकी चीज़ बिल्कुल सही है। तो हम लोग कहेंगे कि ए 1, 2, 3, जिसमें पराजित होने के बाद 4 अक्टूबर 1857 को चतरा के पांसीहरी तालाब के पास आम वृक्ष से लटका कर इन दोनों को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड की भूमिका। तो अब पढ़ा जाए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए, मतलब कौन सही है वो बताइए। देवघर में ही आर मिश्रा उच्च विद्यालय खोला गया। इसके प्रधानाचार्य शांति कुमार बख्शी युवकों को क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी प्रशिक्षण देते थे। देखिए, नाम कितना अच्छा है,
प्रिंसिपल साहब का नाम है शांति कुमार और काम क्या करते हैं, क्रांति करवाने का। क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं शांति कुमार, ऐसे याद कर लीजिए। इसके अलावा सुकुमार मित्र, बीबी मित्रा, एम.एन. बोस ने भी देवघर से जुड़े क्रांतिकारी नेता थे। तो ठीक है ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। अगला देखेंगे, वारेंद्र कुमार घोष का मकान भी देवघर में था, जिस पर 1927 में अंग्रेजों ने छापा मारकर पिस्तौल, कारतूस एवं क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए थे। तो नाम में थोड़ा गलती है यहाँ पे, वारेंद्र कुमार घोष नहीं है, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला देखते हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रचार हेतु वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य ने देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की थी। फिर नाम में ही गड़बड़ है, एक बार में व्याख्या देखिए और रट जाइए। देवघर में आर मिश्रा उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक शांति कुमार बख्शी युवकों को क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी प्रशिक्षण दे रहे थे। शांति कुमार क्रांति सिखाते थे। इसके अलावे सुकुमार मित्र, बीबी मित्रा, एन बोस भी देवघर से जुड़े प्रमुख क्रांतिकारी थे। वहीं देवघर के निवासी वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य, वारेंद्र कुमार घोष ने वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान में 1927 में अंग्रेजों ने छापा मारा था। इस दौरान वहां से पिस्तौल मिला था, कारतूस एवं क्रांतिकारी साहित्य मिला था। ऐसा लेख जिसमें क्रांतिकारी लोगों की भावनाएं रहती थी, सबको बहकाने का काम करते थे, उसी को बोलते थे क्रांतिकारी साहित्य बरामद हुआ था। देवघर में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रचार करने के लिए वारेंद्रनाथ घोष ने गोल्डन लीग स्वर्ण संघ की स्थापना की। क्या नाम है, वारेंद्रनाथ घोष, ठीक है। स्वर्ण संघ के बारे में पूछता है, इसलिए नाम याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों की सत्यता की जांच कीजिए, कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला है, टाटा कंपनी के कर्मचारी अमरनाथ मुखर्जी ने ऑस्ट्रेलिया में घोषणा की थी। नहीं, अमरनाथ मुखर्जी ठीक है, लेकिन वो न्यूयॉर्क से घोषणा किए थे, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, ये कथन पूछता है। कहे थे कि रक्त रंजित क्रांति के जरिए ही भारत को मुक्त कराया जा सकता, और कोई उपचार नहीं है इसका, ठीक है। और दूसरा, कलकत्ता के कई क्रांतिकारी जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। दूसरा तो सही है, लेकिन पहला जो ये ऑस्ट्रेलिया लिखा था इसलिए गलती है, न्यूयॉर्क लिखता तो सही हो जाता, ठीक है। टाटा कंपनी के कर्मचारी अमरनाथ मुखर्जी ने न्यूयॉर्क में से घोषणा की थी कि रक्त रंजित क्रांति के जरिए ही भारत को मुक्त कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, गिरिडीह में 1913 में निर्मल चंद्र बनर्जी ने खंभे पर आवर स्वाधीन भारत नाम से पर्चे चिपकाए थे। तो बिल्कुल सही है, खंभा जो होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, उसी पर चिपकाए थे आवर स्वाधीन भारत, तो सही है। गिरिडीह के ही मनोरंजन गुहा या ठाकुर दाने क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, तो ये भी ठीक है। दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है। अगला, हजारीबाग में क्रांतिकारी गतिविधियों की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला पढ़ेंगे, संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र राम विनोद सिंह, जिन्हें हजारीबाग का जतिन बागा कहा जाता है, बिल्कुल सही कहा जाता है, यहाँ से आनंद कमल चक्रवर्ती अरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका निकालते थे। यहाँ से का मतलब है हजारीबाग, क्योंकि ये हजारीबाग के बारे में पूछ रहा था, तो यहाँ से का मतलब है हजारीबाग तो नहीं। ये जो तरुण पत्रिका है ना, तरुण शक्ति, ये चाईबासा से निकलता था, वहाँ से छप के निकलता था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। हम लोग कहेंगे कि चाईबासा से आनंद कमल चक्रवर्ती तरुण शक्ति नामक क्रांतिकारी पत्रिका निकालते थे, ठीक है। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा शहर था। तो इसका सही आंसर है देवघर। सब बवाल वहीं मचाते थे सब। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र देवघर शहर था। बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था। देखिए, बार बार आपसे गोल्डन लीग या स्वर्ण संघ के बारे में पूछेगा, बिल्कुल याद रखिएगा, बी देवघर। झारखंड के देवघर शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लीग नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था, ठीक है, फैलाना था। अगला है, देवघर स्थित आर मिश्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है। यहाँ के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। तो याद कर लिए हैं आप लोग, बताइए। हाँ, तो क्रांति कौन सिखाते थे, शांति कुमार, है ना, शांति कुमार बख्शी सिखाते थे सबको। देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांति का, मित्रा है कि मिश्रा है पता नहीं, आर मिश्रा होना चाहिए ना,
आर मिश्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक था। यहाँ के शांति कुमार बख्शी प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला है 136, हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा, दुमका के रहने वाले थे। पैसा वाला आदमी होंगे तब ना पैसे देते थे। हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारियों को धन मुहैया कराते थे, ये दुमका के रहने वाले थे। ठीक है। असहयोग आंदोलन अब हम लोग पढ़ेंगे 137 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 1915 से लेकर के 1920 ईस्वी के बीच झारखंड में मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवादी विचारों का सृजन किया। ठीक है। 1916 में मौलाना आजाद को रांची से नजरबंद कर रांची लाया गया। रांची से नजरबंद करके रांची लाया जाएगा, कोलकाता से नजरबंद करके रांची लाया गया था, तो यहाँ गड़बड़ है। तथा कलकत्ता स्थित ग्रीन मैदान में रखा गया, नहीं, ये पूरा गलत है। इस दौरान मौलाना आजाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित की। 27 दिसंबर 1920 को इन्हें नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया, नहीं 1919 में ही कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन सही कौन कौन गलत बोलता है। हाँ, तो कहता है कि एक सही था। ठीक है, व्याख्या इतने अच्छे से पढ़िए कि यही याद हो जाए। 1916 में मौलाना आजाद को कलकत्ता से नज़रबंद कर रांची लाया गया तथा रांची स्थित मोराबादी में रखा गया। इस दौरान मौलाना आजाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया तथा मदरसा इस्लामिया जैसी संस्थाएं स्थापित की। 27 दिसंबर 1919 को इन्हें नज़रबंदी से मुक्त कर दिया गया। इसके बाद पुनः कलकत्ता चले गए। बहुत महान शख्सियत ये भी थे, बहुत अच्छे व्यक्तित्व, इनके बारे में पढ़िए। 138 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, झारखंड में बिहार स्टूडेंट कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। हाँ बिल्कुल हुआ, 15 और 16। दूसरा, 15वां अधिवेशन 10 अक्टूबर 1920 को डाल्टनगंज में हुआ। डाल्टनगंज यानी पलामू, पलामू मतलब कि मेदिनीनगर है ना, ऐसे बढ़े ना, डाल्टनगंज फिर पलामू, अभी मेदिनीनगर बोलते हैं, जिसके अध्यक्ष CF एंड्रूज थे। ठीक है, ठीक है ना ये? हाँ ठीक है। तीसरा, 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को रांची में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था। 16वां अधिवेशन कब हुआ था? रांची में नहीं, हजारीबाग में हुआ था, इसलिए ये कट जाएगा। तो हम लोग कहेंगे पहला दूसरा सही है, बाकी गलत है, तो पहला दूसरा सही है। 16वां अधिवेशन 6 अक्टूबर 1921 को हजारीबाग में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने किया था। क्वेश्चन पूछा हुआ है एक साल ये, इसलिए याद रखिएगा। सरला देवी भी याद रखिएगा, हजारीबाग में भी हुआ था याद रखिएगा, 16वां अधिवेशन था वो भी याद कीजिएगा। 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी झारखंड आए थे। ठीक है। इस दौरान 21 दिन गांधी जी झारखंड में ठहरे और रांची से ही अपने भावी आंदोलन असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए। जब 1917 में आए तो चंपारण के लिए ना आए होंगे, असहयोग आंदोलन के लिए क्यों आए होंगे? 1920 में ना। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी झारखंड से गहरा लगाव था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के कुछ अध्याय टैगोर ने रांची प्रवास के दौरान ही लिखा था। तो सही है। चलिए हम लोग पहला और तीसरा कथन को सही मान के चले हैं। 4 जून 1917 को श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पर गांधी जी झारखंड आए थे। इस दौरान 21 दिन गांधी जी झारखंड में ठहरे और गांधी जी से ही रांची से ही अपने भावी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा तैयार की। रविन्द्रनाथ टैगोर का भी झारखंड से गहरा लगाव था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के कुछ अध्याय टैगोर जी ने रांची प्रवास के दौरान ही लिखा था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट पढ़िए, असहयोग आंदोलन के 3 प्रमुख मुद्दे थे, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा। हाँ सही है। रामगढ़ राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य बिंदेश्वरी पाठक थे, ये गलत है। रामगढ़ नहीं, हजारीबाग वाले का नाम था ना, नहीं डाल्टनगंज वाले का नाम था। देखिए गड़बड़ हो जाता है। डाल्टनगंज राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य बिंदेश्वरी पाठक थे, तो ये गलत। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग के राम नारायण पलामू के शेख साहब ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है। गोल्डन लीग नामक संस्था ने देवघर में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट कटा, जो बी को हम लोग कहेंगे सही है। पहला, तीसरा और चौथा 1, 3 और 4 सत्य है। डाल्टनगंज राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य का नाम बिंदेश्वरी पाठक था। ठीक है, याद रखेंगे डाल्टनगंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भी कथन सही है उसको टिक लगाएंगे। पहला है, 1922 में असहयोग आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने के कारण साहिबगंज जिला को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था। हाँ सही है ये।
गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व तो बजरंग सहाय ने किया था, ठीक है। आंदोलन के दौरान सखाराम गणेश ने देसेर कथा नामक पुस्तक लिखी थी। आंदोलन के दौरान पलामू में धनी सिंह खेरवार ने खुद को राजा घोषित कर दिया था, सही है। और ये बुक अंग्रेज लोग क्या किया था, बैन कर दिया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो उपयुक्त सभी कथन क्या है, सही है। कहाँ गया उपयुक्त सभी कथन, हाँ 1 2 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने नंबर पे आ गए हम लोग, 142 पर आ गए ना। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, असहयोग आंदोलन पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है 20। 1920 में झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 ईस्वी में हुआ। असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी स्वयं झारखंड आए थे और वे रांची के भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे भी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 143। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था, मतलब असहयोग आंदोलन का केंद्र पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही आंसर रांची। असहयोग आंदोलन के समय झारखंड के रांची में इसका केंद्र था। असहयोग आंदोलन में झारखंड की पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस आंदोलन में भाग लेने वाला पहाड़िया नेता जबरा पहाड़िया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वराज पार्टी। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है। 144 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वराज पार्टी का गठन 1922 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था केंद्र एवं प्रांत असेंबली में चुनाव में भाग लेकर भारत सरकार अधिनियम 1919 को निष्क्रिय साबित करना, हाँ ठीक है। इस कार्य हेतु स्वराज पार्टी ने विनोदानंद झा को संथाल परगना एवं कृष्ण वल्लभ सहाय एवं देवकी प्रसाद सिन्हा को छोटा नागपुर प्रमंडल से जिम्मेदारी दी थी, ठीक है। तीसरा है 1923 ईस्वी के विधान परिषद के चुनाव में हजारीबाग से कृष्ण वल्लभ सहाय एवं संथाल परगना के रामेश्वर लाल चुनाव जीते थे, हाँ ये भी ठीक है। तीनों कथन याद कर लीजिएगा, तीनों कथन सत्य है। कृष्ण वल्लभ सहाय के बिहार प्रांत स्वराज पार्टी में सहायक सचिव का पद प्रदान किया गया था। छोटा नागपुर प्रमंडल में निम्न में से किसके नेतृत्व में स्वराज पार्टी के प्रचार की समितियां गठित हुई थी, तो इसका सही आंसर है राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा। ये जो लिखा गड़बड़ लिखा है, सार संग्राम में यही 2 नाम दिया हुआ है। बाकी अगर आपको ये ठीक लगता है तो यहाँ से रट लीजिए, बाकी सार संग्राम में राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा नाम लिखा हुआ है। छोटा नागपुर प्रमंडल में राम नारायण सिंह व कृष्ण वल्लभ सहाय के नेतृत्व में तथा संथाल परगना में विनोदानंद झा को प्रचार समितियां गठित करने का कार्यभार सौंपा गया था, ठीक है। 1923 ईस्वी में हुए विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय किस क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे, तो इसका सही आंसर आप लोग को पता होगा, हजारीबाग। 1923 में हुए विधान परिषदों के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय हजारीबाग से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए थे। अगला क्वेश्चन, 1923 ईस्वी में चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में कौन चुने थे, यानी जीत कौन गए थे, तो रामेश्वर लाल जीते थे, ठीक है। 1923 ईस्वी के चुनाव में दक्षिण संथाल परगना निर्वाचन क्षेत्र से स्वराज पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में रामेश्वर लाल चुने गए थे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे खादी आंदोलन तथा गांधी जी। गांधी जी का एंट्री हो गया है, अभी सबको खादी पहनवाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, झारखंड में असहयोग आंदोलन के समय से ही चरखा आंदोलन चलाया जा रहा था। चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, पाकुड़ आदि शहरों में खादी डिपो खोला गया था। इस काम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निम्न में से किसकी रही थी, तो सरला देवी की रही थी, ठीक है। 1922 से 1928 बहुत नाम चर्चित रहेंगे ये, ठीक है, इनका नाम रट के रखिएगा। 1922-28 ईस्वी तक महात्मा गांधी ने खादी विस्तार हेतु चरखा आंदोलन चलाया। सरला देवी के नेतृत्व में चाईबासा, जमशेदपुर, दुमका, जामताड़ा, देवघर सहित कई शहरों में खादी डिपो की स्थापना की गई। उस समय कोई महिला इतना आगे बढ़ चढ़कर साथ दे रही थी, तो नाम तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। झारखंड के कौन सा विधायक 19 फरवरी 1924 को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था, तो नीलकंठ चटर्जी जी। बोलते बोलते तो मेरा बोल ही निकलना बंद हो जाता है। झारखंड के विधायक नीलकांत चटर्जी ने 19 फरवरी 1924 को बिहार के विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहियोरी के नेतृत्व में हाट कर देने का आंदोलन कब चलाया था। हाट कर जानते, बाजार कर, जो बाजार में सबको बाजार लगाने दिया जाता है, जो चार्जेस लिया जाता है ना, कि तुम्हारा दुकान है तो 1 दिन लगाएगा तो इतना दो, अगर सप्ताह भर लगाते तो क्या किया जाता है, सबको चार्जेस दे दिया जाता है, तो ज़्यादा लगाते होंगे, वही हाट कर नहीं देना होगा, हाट कर। तो ये सी है 1924 में सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर ना देने का आंदोलन चलाया था।
महात्मा गांधी तीसरी बार झारखंड कब आए थे? तो उसका सही है सी, 1925 में आए थे। कब आए थे? 1925 में। 1925 में महात्मा गांधी तीसरी बार झारखंड आए थे तथा हजारीबाग में जाकर संत कोलंबस कॉलेज के छात्रों को संबोधित भी किया था। यहाँ के छात्रों ने 1300 रुपये की थैली गांधी जी को भेंट दी थी। सोचिए, बड़ी पैसे दे दिए, 1300 बहुत है। गांधी जी को तो बहुत चंदा मिल जाता था, कहीं 400, कहीं 600, कहीं यहाँ 1300। अच्छा है, 1300 रुपया मिल गया यहाँ। आप जब झारखंड में गांधी जी का आगमन पढ़ेंगे ना तो बहुत बार आए हैं, 17-18 बार आए हैं ना, 17 बार शायद आए हैं। तब आप पढ़िएगा गांधी जी यहाँ आते थे, कभी टाटा वाले क्षेत्र में, कभी कहीं 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 चंदा मांगने ही जाते थे सब जगह। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति थे तो चंदा मिल जाता होगा इनको, इसी चक्कर में। तो गांधी जी इधर हम लोग के काम से भी आते थे, अपने काम से भी आते थे। ठीक है, चलिए हो गया, इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर अभी और लंबा है, बहुत क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद।